हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th केमिस्ट्री की क्लास में आज बात करते हैं वैद्युत अपघट्य एवं वैद्युत अपघटन के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं वैद्युत अपघट्य क्या होता है। अपघट्य पदार्थ ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर अपघटित हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ। तथा वैद्युत अपघट्य पदार्थों के अपघटित होने की प्रक्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप समझ लेते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब जल में घोला जाता है, जल में घोला गया तो हो गया एक्वस। इसमें जब विद्युत प्रवाहित की जाएगी तो H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगी और प्लस क्लोरीन गैस निकलेगी। इस प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा क्लोरीन दो में डिवाइड हो जाती हैं, अपघटित हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वैद्युत वियोजन सिद्धांत की। वैद्युत वियोजन सिद्धांत वैद्युत अपघट्य पदार्थों के वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया को समझने के लिए सर्वप्रथम 1887 ईस्वी में आर्हेनियस नाम के वैज्ञानिक ने वैद्युत वियोजन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत को आयनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ को जल में घोला जाता है तो वह दो प्रकार के आवेशों में विभाजित हो जाते हैं। उदाहरण स्वरूप समझ लेते हैं, NaCl को जब भी जल में घोलते हैं तो ये Na प्लस तथा Cl माइनस में टूटते हैं। ये प्रक्रिया तभी होगी जब विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो वैद्युत अपघट्य, क्योंकि वैद्युत अपघट्य पदार्थ हैं तो विद्युत जब प्रवाहित करेंगे तभी ये आपस में टूटेंगे। तो ये हो गए प्लस और ये हो गए माइनस। इसी प्रकार अब इनको धनायन और इनको ऋण आयन कहा गया। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं विद्युत जब प्रवाहित करते हैं तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ धनायन तथा ऋण आयन में वियोजित हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। प्लस चार्ज वाले को हम धनायन बोलते हैं तथा माइनस चार्ज वाले परमाणु को ऋण आयन बोलते हैं। किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन में प्लस और माइनस आयन की जो संख्याएं होंगी वो बराबर होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि वैद्युत अपघट्य का विलयन विद्युतीय उदासीन होता है। यह आयन की जो प्रवृत्ति होती है ये उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय का चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। आपको पढ़ाया भी गया है, बताया भी गया होगा 9th में। ये रिवर्साइबल का साइन है। उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि अगर प्रभाव को निरस्त कर दिया जाए तो ये आपस में पुनः पूर्व अवस्था में आ जाएंगे। माना कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ AB है, इसको जल में घोल दिया जाता है, विद्युत प्रवाहित की जाती है तो ये A+ और B- आयन में टूट जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जैसे ही प्रभाव को हम निरस्त करते हैं तो ये आपस में जुड़कर पुनः मूल अवस्था में आ जाते हैं। साम्य अवस्था की बात कर लेते हैं। साम्य अवस्था पर ये पदार्थ AB से जो टूटे हैं A+ और B-,
इनका और इनका जो अनुपात होगा, आपके उत्पाद और अभिकारक का जो अनुपात होता है, इसकी सांद्रता का जो अनुपात होगा, ए बी माइनस मल्टीप्लाई में है, डिवाइड कर देते हैं ए बी, ये सारी के सारे ब्रैकेट्स हैं जो कि इसकी सांद्रता को व्यक्त करते हैं। ये बराबर होगा वियोजन स्थिरांक के बराबर। साम्यावस्था पर बात करते हैं तो ये वियोजन स्थिरांक के बराबर होंगे। इसी को आयनन स्थिरांक भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं आयनन की मात्रा। आयनन की मात्रा आपको बताया गया है कि विद्युत अपघट्य पदार्थ को जल में घोलने पर वो आयनित हो जाते हैं, प्लस और माइनस में टूट जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि विद्युत अपघट्य पदार्थ जितने भी हैं, जितने भी अणु हैं, वो सारे के सारे आयनित हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी अणु होते हैं जो आयनित नहीं होते हैं, कुछ कम मात्रा में होते हैं, कुछ अधिक मात्रा में होते हैं। तो इस प्रकार से आयनन की मात्रा अगर हमें ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कितने अणुओं को हमने उसमें जल में घोला है, और उसके बाद ये देखते हैं कि कितने अणु आयनित हुए हैं। इस प्रकार से आयनन की जो मात्रा होगी, आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या और कुल अणुओं की संख्या के अनुपात को कहते हैं। लिख लेते हैं, आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या डिवाइड बाई अणुओं की कुल संख्या। अणुओं की कुल संख्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं एक उदाहरण स्वरूप। मान लेते हैं हमारे पास विद्युत अपघट्य पदार्थ AB है, इसको जल में घोलकर हम वियोजित करते हैं तो A प्लस और B माइनस आते हैं। तो प्रारंभ में अगर बात करते हैं तो प्रारंभ में जो भी पदार्थ होगा हमारे पास वो संपूर्ण होगा। मान लेते हैं AB यानी कि जो भी हमारे पास विद्युत अपघट्य पदार्थ है वो 100 अणु है। 100 अणु है, अभी हमने घोला नहीं है, विद्युत प्रवाहित नहीं की है, तो इसमें A प्लस आयन और B माइनस आयन के बनने की संभावना 0 होगी। लेकिन जब हम इसमें विद्युत को प्रवाहित करेंगे तो ये वियोजित हो जाएंगे, अपघटित हो जाएंगे, आयनों में टूटेंगे। तो अब देख लेते हैं 100 अणु में से कितने अणु टूटते हैं और कितने बचते हैं। तो प्रारंभ में 100 थे। मान लेते हैं कि साम्य अवस्था पर अणुओं में आयनों की जो संख्या होगी 10 आयन हो गए या 20 आयन, जैसा भी आप चाहो। मान लेते हैं 10 आयन A प्लस हो गए, तो जितने आपको बताया गया A प्लस आयन और B माइनस आयन की संख्या बराबर होगी, तो ये और ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि 10 प्लस आयन और B माइनस आयन भी 10-10 होंगे। इसका मतलब 10 अणु टूटे होंगे। तो यहाँ पे जो मात्रा बचती है हमारी वो बची 90 अणु। 90 अणु यहाँ बच गए और 10 अणु वियोजित हो गए, अपघटित हो गए। इस प्रकार से अब हम बात करते हैं आयनन की मात्रा। तो वियोजित अणुओं की संख्या कितनी हुई? 10 अणु वियोजित हुए, प्लस और माइनस में टूटे, तो आयनों में वियोजित अणुओं की कुल संख्या 10 और अणुओं की कुल संख्या कितनी थी? अणुओं की कुल संख्या कितनी थी? 100। तो अब बात करते हैं आयनन की मात्रा जो होगी, आयनन की मात्रा बराबर होगी 10/100। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, आएगा 0.1। ये हो गया आयनन की मात्रा। इसका जो मान होगा, आयनन का मान नोट में लिख लेते हैं। नोट, आयनन का मान
1 या 1 से कम होता है। अगर बात करते हैं आयनन प्रतिशतता की, तो आयन की जो मात्रा होगी, आयनन प्रतिशतता बराबर होगा आयनन की मात्रा गुणे 100। थैंक यू।